नमस्कार। दिन की बड़ी खबर और बड़ी खबर पर बड़ी बहस लेकर के हम आते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, मैं हूं सचिन। तो आखिरकार एक वक्त हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाली, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा इक्वेशन बदलने वाली अगर कोई पार्टी बन के निकली तो वो पार्टी थी बसपा। और उस पार्टी के सुप्रीमो मायावती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों लगातार ग्राफ जो है वो नीचे चला जा रहा है। इस बार तो एक भी सीट नहीं मिली है। मायावती कैसे करेंगी बीएसपी का उद्धार? तो कुल मिलाकर के अब यही है कि क्या अब यहां पर रहा मायावती की खत्म हो गई है, क्योंकि उत्तराधिकारी माना जा रहा था उनके भतीजे को, आकाश को, लेकिन आकाश को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। कहा कि वो अपने ससुर के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। अब बात सबसे बड़ी यही हो गई है कि एक वक्त सबसे हाईएस्ट दलित वोट अगर किसी पार्टी को मिला तो मायावती को मिला। मायावती ने मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ भी सरकार बनाई और बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई है। नीला रंग यानी कि मायावती की पार्टी का रंग। उस पार्टी ने इस बार के चुनावों में जीती हैं 0 सीटें। साल 2019 में 10 सीटें थी और 24 में वोट प्रतिशत भी नीचे गिर गया, 19.43 से 9.35 हो गया। तो ऐसे में तमाम सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इस पार्टी का क्या होगा। उनके भतीजे आकाश आनंद को वो पार्टी की कमान सौंप देंगे, लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी की सियासत में ये चर्चा है, यूपी की सियासत में ये हलचल है और इसके पीछे क्या है वोटों का गणित। क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति और इस पार्टी का, हम बात करेंगे तमाम बातों पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बसपा की सियासी जमीन चुनाव दर चुनाव घटती जा रही है। बसपा का राजनीतिक आधार लगातार खिसक रहा है। बात करें मौजूदा समय में पार्टी के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है और यूपी में सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखने की मायावती के पास काफी चुनौतियां हैं। बसपा पिछले 1.5 दशक में काफी कमजोर हुई है। बसपा की बुनियाद भले ही काशीराम ने रखी, लेकिन उसे सियासी बुलंदी तक पहुंचाने का काम मायावती ने किया। अपने भतीजे आकाश आनंद को भी कभी बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती करीब 70 साल की हो गई हैं और पार्टी को एक नौजवान नेता चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार तेजी से गिरा है और अभी कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि बीएसपी अपना खोया जनाधार वापस पालेगी। दलित वोट बसपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। बसपा का गठन 1984 में हुआ। बसपा ने 1993 में सपा के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई और मायावती पहली बार यूपी की सीएम बनी। तब से दलित बसपा का मजबूत वोट बैंक है। बसपा ने 2007 में 206 सीट लाकर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब बसपा को 30.43% वोट मिले थे। उसके बाद से उसका जनाधार लगातार गिरता गया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 में बसपा 80 सीटें जीत सकी और वोट प्रतिशत गिरकर 25.91% रह गया। 2017 में 22.23% वोट मिले और 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2022 में वोट प्रतिशत गिरकर 12.88% रह गया और पार्टी महज 1 सीट जीत सकी। इसी तरह का हाल लोकसभा चुनाव में भी रहा। बसपा ने 2009 में 27.42% वोट के साथ 20 सीटें हासिल की थी। 2014 में वोट प्रतिशत 19.60% रह गया और एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा। 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 19.43% ही रह गया। बसपा के लगातार गिरते वोट प्रतिशत को लेकर ही ये बात उठ रही है कि दलित वोट भी उससे खिसक रहा है। साल 2022 में और साफ हो गया जब उसे 13% से भी कम वोट मिले। बसपा 40 सालों में सबसे खराब स्थिति में है।
2019 में 10 सीटें जीतने वाली बसपा वर्ष 2024 के चुनाव में शून्य पर पहुंच गई और वोट प्रतिशत 19.43% से गिरकर 9.35% हो गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया। जब सपा बसपा का गठबंधन टूट गया, तब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। इसके बाद आकाश आनंद पार्टी में काफी सक्रिय रहे थे, लेकिन हाल ही में मायावती ने अचानक से पहले उन्हें सभी पदों से हटाया और अब उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। मायावती ने आकाश को अपना सियासी उत्तराधिकारी तक बना दिया था, लेकिन आकाश आनंद ने जैसे ही सियासी परवान भरना शुरू किया तो जमीन पर उतारने में 1 मिनट देर नहीं लगी। अब सवाल उठता है कि मायावती ने आकाश को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया। माना जा रहा है कि मायावती ने ये कदम आकाश आनंद के एक भाषण के कारण उठाया। हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूं कि ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते। तो सुना आपने क्या कहा। इसी वीडियो को पार्टी से निष्कासन की मुख्य वजह बताई जा रही है। हालांकि बसपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी हलकों में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पहले ही पार्टी निकाल चुकी है। मायावती ने रविवार को आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सारे पदों से मुक्त कर दिया था और दूसरे दिन पार्टी से बाहर कर दिया। बसपा ने नंबर 2 की पोजीशन पर बैठने वाले नेता की पहली बार कोई बलि नहीं चढ़ी। इससे पहले भी बसपा में जिस भी नेता ने उड़ने की कोशिश की, उसे फौरन पार्टी से बाहर कर दिया गया। बस फर्क ये है कि मायावती के कहर का शिकार पहली बार उनके परिवार का कोई सदस्य बना है। साल 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने नारा दिया था, जिसका जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन 2003 में पूरी तरह से मायावती के हाथों से बहुजन समाज पार्टी की कमान आने के बाद वो नारा बदल गया। नारा नया लगा, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी की नींव भले ही काशीराम ने रखी थी, लेकिन बसपा की सर्वे सर्वा मायावती है। मायावती की मर्जी के बगैर बसपा में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बीएसपी के घटते जनाधार के बीच उनके भविष्य को लेकर सालों से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि दलितों का विश्वास लगातार मायावती खोती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कुल मिलाकर के क्योंकि दलित वोट बैंक एक वक्त पर जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक जिस पर कहा जाता था कि आंख बंद करके जो है वो कहीं ना कहीं मायावती के पीछे चलता है। काशीराम ने पार्टी की स्थापना की थी और फिर उसके बाद कैसे जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति के चरम तक मायावती पहुंची। सोशल इंजीनियरिंग की बात भी हुई। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि उत्तर प्रदेश से निकली और कहीं ना कहीं सत्ता तक जो है वो रास्ता दिल्ली तक पहुँचा। तो आखिरकार अब किस तरह के कॉम्बिनेशन है, क्या होगा बीएसपी का फ्यूचर क्या है, दलित वोट बैंक किस तरफ जो है वो रुख करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरीके से कोशिश की है दलित वोट बैंक को साधने की और बाकायदा जो चंद्रशेखर है वो भी अपनी पार्टी के साथ उस वोट बैंक पर या फिर कह सके कि दलित राजनीति पर जो है काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। उनकी पार्टी का भी खाता खुला। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति के क्या होंगे आयाम, हम बात करेंगे। डॉक्टर संदीप यादव हैं जो कि दलित चिंतक है इस वक्त हमारे साथ अजय शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूपी की राजनीति को बहुत क्लोजली देखा है और तमाम जिसे हम ये कहते हैं अर्श से लेकर के अब 0 सीट लाने तक बहुत करीब से बसपा की राजनीति को, यूपी की राजनीति को भी देखा। और सौरभ दुबे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, संदीप जी आपसे शुरू करता हूँ, फिर अजय जी के पास आऊँगा। संदीप जी, ये जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम बना, अब जाहिर सी बात है
जिस तरीके से बसपा का फंक्शन हमने देखा है कि रहा है, मायावती आती हैं और बाकायदा जो है वो एक नोट होता है, भले वो पीसी भी हो, यानी कि एक रिटन स्पीच होती है जिसमें वो लिखती हैं। मतलब एक तरफ ऐसा क्या हुआ कि आकाश को पहले पार्टी के पदों से हटाया, फिर एकदम निकाल दिया, फिर अब कोई उसका कोई लेना देना नहीं। 70 साल की खुद अभी इस वक्त जो है वो बहन जी लगभग हो जाएंगी, और वो वोट बैंक जो कभी पीक पे गया था सरकार में रह चुकी हैं और इस बार 0 सीट के साथ है। अब वो जाहिर सी बात है वो नीला रंग, यानी नीला रंग हम बोलते थे सिर्फ मायावती। तो आप ये जो पिछले दिनों ये जो चेंजेस हुए हैं जो कि यूपी में हमने देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग तमाम चीजें, आप इसे अभी कैसे देखते हैं इस वैक्यूम को? जी, ये जो आपका सवाल है जी जी जी। उसमें एक्चुअली जो बहुजन समाज पार्टी का अगर आप एक तरह से इतिहास देखें, जो उदय था वो बेसिकली मान्यवर कांसीराम जी ने उसको यहाँ खड़ा किया। वो उसके वैचारिक आधार थे और बहन जी एक तरह से उस जो विचारधारा थी उसकी सरकार बनी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन रही बात जो आपका सवाल है, उसका जवाब आकाश आनंद के उसी स्पीच में था जिसको आपने अभी इस डिबेट को शुरू होने से पहले दिखाया। और उन्होंने बताया कि वो जो काम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं अब। और उसके जो बारीकियां हैं वो तो वो खुद जानते हैं और बहन जी जानती होंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांसीराम के बाद से जो भी वहाँ पार्टी का अध्यक्ष रहा है वही सब निर्णय लेता है। वहाँ पे ये एक तरह से इसी तरह के की संस्कृति है। और उन्होंने बताया कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको मतलब वो बहुत फंसे हुए महसूस कर रहे थे। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की एक लिगेसी रही है जो उत्तर प्रदेश के वंचित रहे। वंचित का मतलब कि केवल खाली बस दलित समाज ही नहीं, मान्यवर कांसीराम ने उत्तर प्रदेश के ओबीसी को बहुत नेता बनाया। और उन्होंने जो एक बहुजन राजनीति थी उसको मतलब विचारों से एक तरह से वो धरती पर ले आए और उन्होंने उसको उतारा और एक रूप दिया। और रूप ही नहीं दिया, एम्पावरमेंट भी किया, खास करके उत्तर प्रदेश के वंचितों का। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, एक मूवमेंट था, एक ऐसा मूवमेंट जिसने केवल स्वर ही नहीं दिया, शक्ति भी दी वंचितों को। अजय जी, फिर यहाँ से इस मूवमेंट का आप क्या हश्र देखते हैं? फिलहाल ये सपा की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, एक नया कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, और यहाँ से अब यूपी की राजनीति बहुजन समाज पार्टी, जब मैं कहीं ना कहीं, आप ज़्यादा इसको अच्छे से करेक्ट कीजिएगा, इससे लोएस्ट गई नहीं, 0 पे इस बार उनकी सीटें आई, तो वो वोट बैंक या फिर वो वोट दलित वंचित जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, अब आपको किस तरफ, अब क्या इसके मायने दिख रहे हैं? देखिए, मैं सचिन बताऊं कि 93 में जिन दिनों में लखनऊ में पत्रकारिता कर रहा था, दैनिक जागरण में उन दिनों होता था, उस समय का याद है हम लोग मायावती मतलब बसपा की बीट स्ट्रिंगर कवर करता था। यानी आप समझ सकते हैं कि उसका महत्व कितना कम था। बाकी की बीट स्टाफर कवर करते थे। और वो बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत करके काशीराम जी ने खड़ी करी, और वो जो खड़ी करने का दौर था, उस दौर में तमाम संघर्ष थे, तमाम सारी चीजें थी, और पूरी लड़ाई लड़ी उन्होंने। एक विश्वास जगाया दलित समुदाय में। 96 में कांग्रेस के साथ मिलकर के बसपा चुनाव लड़ी और एक बेहतरीन सफलता हासिल करी, और उसके बाद में इस स्थिति में पहुंची कि फिर आगे 97 में कई महीने सरकार नहीं रही। 97 में भाजपा के साथ मिलकर के पहली बार सरकार बनी, और जो वो सरकार बनी उस सरकार ने एक अलग रुख दिया। हालांकि उसके पहले भी जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस घटना के समय भी मैं चश्मदीद था, चूंकि क्राइम रिपोर्टर था उस समय, तो मैं उस घटना को कवर किया। वो मैंने घटना देखी थी, और उसके बाद में काशीराम जी ने पद का लालच नहीं रखा। वो नहीं मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था और वह अवसर दिया था। और उस समय पहली बार जब भाजपा के साथ सरकार बनी थी, तब यह नारा दिया गया था बिल्कुल उलट। पहले तिलक तराजू और तलवार को किसी तरह से दूसरे तरह से कहा जाता था, उसके बाद में वो चेंज हो गया था।
तो मैं यही कह रहा हूं कि ये चेंजिंग आई थी और उस चेंजिंग के बाद में सरकार चली। और सच बता रहा हूं, मायावती की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, चाहे अपराधियों के प्रति एक्शन को लेके हो, चाहे दलितों के प्रति अत्याचार करने वालों के खिलाफ हो, या तमाम सारे जो वास्तु के हिसाब से कहेंगे जिसे उन्होंने निर्माण कार्य किया, स्थापत्य का किया, और लखनऊ का विकास देखते बनता है। अब मैं यही आता हूं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, हमारे सांसद थे उस समय, और अटल जी उन दिनों इतना सरलता के साथ चीजों को बताते थे, मायावती भी उन चीजों को मानती थी। फिर वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के बनने के बाद में जिस तरह रहा, तो वो एक काम करने का उनका फोकस था दलित समुदाय को लेके, अल्पसंख्यक समुदाय को लेके। लेकिन जब उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से कथित तौर पे सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बनी, उसके बाद में आने के बाद में जो उनमें चेंज आया, उस चेंज को लेके दलित समुदाय मानता है कि एससी मिश्रा के जो घर है विंडसर पैलेस कहलाता है, उस विंडसर पैलेस के भीतर जब से मायावती गई, तो फिर जो मायावती निकली वो मायावती नहीं थी जो जिन्हें दलित मानता था कि वो हमारी है। तो यानी विंडसर पैलेस की मायावती अलग है और जो काशीराम की मायावती थी वो अलग है। इस बात को लेकर के दलितों में धीरे धीरे घटाव हुआ और वो हम आज देख रहे हैं आंकड़ों में। और जब इस तरह के एक्शन होते हैं, देखिए 15 महीने में 2 बार उन्होंने आकाश आनंद को कर लिया। पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो सच बोल रहे थे, सीतापुर में ही भाषण दे रहे थे, उस दौरान जब वो बोल रहे थे और तमाम बातें वो बता रहे थे, साहब तुरंत उन पे रोक लगा दी गई कि आप यूपी छोड़ के बाकी जगह काम करें। फिर उसके बाद में उनके तमाम प्रतिबंध लगाए गए, फिर उन्हें उत्तराधिकारी से हटाया गया, फिर 47 दिन बाद लेकिन दोबारा ऐसा उन्हें क्या बना हुआ, दिया ऐसा गया। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? मतलब इतने, जिसे क्या कहते हैं कि एक रिफ्लेक्शन उत्तराधिकारी, और वही देखा जा रहा था कि मायावती के लिए वही है, क्योंकि मायावती की ढलान फिर 70 का भी हो जाना, और आगे जो है पार्टी क्या करी क्या नहीं। तो एक आता कि जिसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, वो फिर किस तरीके से जो है इसमें तब ये बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हुआ। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उससे कहीं ना कहीं एक डर है मायावती को। और आप याद करिए, ताज कॉरिडोर को लेकर के जो मुकदमा किया था, अजय अग्रवाल आगरा के वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो वो केस किया था, उस केस के बाद मायावती जिस तरह से फंसी और उस जाल का लगातार लाभ उठाया गया, उसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला हो और चीजें हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी हाल ही में उनको कई मामलों में राहत दी है। तो साहब, यदि वो पार्टी को स्ट्रांग करती हैं तो जो वोट कहीं ना कहीं गया है बीजेपी में उसको खतरा होगा, और मायावती के लिए खतरा होगा, कहीं जेल दिखती है, कहीं और चीजें दिखती है। क्योंकि एक सत्यता है कि उनके पास ये पैसा आया कहां से, इसका रिकॉर्ड नहीं है। और जब इस मामले में आकर के कहीं ना कहीं वो डर दिखाई देता है, और वो प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप दलित समुदाय के लोगों में चले जाइए, पदम सिंह उनके लिए काशीराम जी से लेकर के मायावती के हट जाने के बाद मुख्यमंत्री के 7 साल तक उनके सुरक्षा अधिकारी रहे, और वो माना जाता था कि पदम सिंह को वो सब पता होता है जो किसी को नहीं होता है। ये वही पुलिस अफसर थे जिनको सैंडल बांधने के मामले में बड़ा ट्रोल किया गया था, और वो शख्स भी आज मायावती के साथ नहीं है, जबकि उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया है, वो किसी पार्टी में नहीं गए। तो मैं ये बता रहा हूं, वो समुदाय जो उनके लिए समर्पित था आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अब वो छिटका है सौरभ, किसके साथ जाएगा? एक तरफ चंद्रशेखर की पार्टी का जो है वो भी खाता खुला है, वो नीला रंग जो है वो एक तरफ पूरी राजनीति को जिसने इफेक्ट किया है, उस तरीके से फिर अब आप कैसे देख रहे हैं इस वैक्यूम को? देखिए सचिन जी, मैं तो मानता हूं कि ये परिवार की जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये आपसी मसले जो परिवार के हैं, कभी इनको अंदर लाना कभी बाहर निकालना, ये खेल खेलती रहती हैं। और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे चुनाव होते हैं, जहाँ पे जनता जो है आपको चुन के 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाती है, वहाँ पर आप इस तरह की जो है
पार्टी के अंदर अपने ही संविधान को कुचलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी चीजें खुल करके सामने जब आने लगती हैं तो उस पर निश्चित तौर पे सवाल उठना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के जो समकक्ष अभी भी कोई दलित नेता नहीं है और उनके आसपास भी नहीं है। बहुत समय लगेगा किसी दलित नेता को उनके कद तक पहुंचने में। उदित राज जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में है, वो पहले भाजपा में थे। चंद्रशेखर रावण जी की बात कही जाती है, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जो कद मायावती ने बना रखा है उस कद तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। अगर मेन मुद्दा देखा जाए आकाश आनंद जी को लेकर के, तो आकाश आनंद जी की जो निकालने की, पार्टी से निष्कासित करने की बात है, वो पूर्ण रूप से पारिवारिक का मसला है इनका। जो इनके आकाश आनंद जी के ससुर हैं, उनको पहले ही पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी बाहर कर चुकी हैं और वो ससुर जो हैं उनके, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रभाव में अपना एक अलग सिस्टम बहुजन समाज पार्टी के अंदर चला रहे थे। उनका नाम अशोक सिद्धार्थ जी है। तो अशोक सिद्धार्थ जी को अभी उनके बेटे की शादी हुई थी, यानी कि जो आनंद जी है उनके साले की, तो उस शादी में बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर पे बसपा के जितने बड़े नेता हैं उनको मना कर दिया था कि आप लोगों को उस शादी में नहीं जाना है, और आनंद जी को भी मना किया गया था कि आपको उस शादी में नहीं जाना है। कहीं ना कहीं जो एक मायावती जी के मन में शक था कि अशोक सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में आनंद जी कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के हित में नहीं है, इसलिए वो मना करने के बावजूद उस शादी में जाते हैं। और उस शादी में जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी उनसे पूर्ण रूप से नाराज हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं देखिए, मायावती जी अपनी पार्टी के अंदर हमेशा से एक प्रणाली रखी है कि वो एक अपने मात्र के अलावा किसी और की चलने नहीं देती। अनुशासन के नाम पर वो सिर्फ ये करती हैं कि भैया जो मैं कहूंगी और जो मैं बोलूंगी वही मान्य होगा, बाकी किसी और का कहा हुआ कुछ भी मान्य नहीं माना जाएगा। तो इस कारण जो है उन्होंने सीधा तौर पे पहले तो उनको चेतावनी दी थी, अभी कुछ दिन पहले भी उनको एक बार पार्टी के प्रमुख पद से अब जो हटा वोट दिया बैंक, गया। अब जो वोट बैंक खिसका बसपा से, या खिसक रहा है या खिसक गया है, आगे फिर क्या है? फिर वो कौन सी पार्टी जो है वो जिसे वो कहते हैं कि वो भरोसा कर सकता है? एक वक्त पर वो समाजवादी पार्टी की सरकार भी देख चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, और जिस तरीके से वो अपने आप को ये कहता था कि भाई भले अनटचेबिलिटी समाज का जैसे कहते हैं मेन स्ट्रीम, और उस वक्त किस तरीके से जो है आगे बढ़ करके चलना जिस वक्त सरकार थी मायावती की, वो फिर अब जो है हिस्सा कहाँ? देखिए, बहन जी जब बसपा कुछ वर्षों से जब निष्क्रिय हो गई है और बहन जी उतना खुल करके प्रचार प्रसार नहीं कर रही, पार्टी को जो है चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर जो उनके वोटर हैं वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में बैठे हुए हैं। और वो जो चिंता का विषय है उनके, वो ये है कि वास्तव में जो दलित है उनका असली नेता कौन है। तो दलित का तो देखिए अभी कोई नेता है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं बसपा का एक बड़ा वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है, उसने हमने लगातार देखा है 2014 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के ठीक है विधानसभा प्रोफेसर चुनाव। यादव, आप ये सोशल इंजीनियरिंग आगे देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ जाता हुआ? जी नहीं, भाजपा की तरफ कभी नहीं जाएगा। भाजपा उनकी कभी नेचुरल एलाई नहीं रही है। रही बात जो उत्तर प्रदेश में दलित आबादी है, वो करीब करीब 23-24% है। और कोई 2011 के बाद कोई अभी तक जाति मैंने जनगणना ही नहीं हुई, जातिगत जनगणना की तो बात चल रही है। राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो भी दलित आबादी है उत्तर प्रदेश में, उसकी आधी आबादी केवल जाटव है। और मायावती के साथ करीब करीब वो जो जाटव पॉपुलेशन है वो अभी भी उनके साथ है। उसमें से 2-3% लोग परेशान होके इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनके जो इमोशनल एक अटैचमेंट है वो उनके साथ है। उदित तो राज की नई पार्टी और चंद्रशेखर वाली जो है भीमा अभी, जी जी, कोर वोट बैंक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद निश्चित तौर पर जब से बहन मायावती जी एक तरह से जो दलित मुद्दे हैं, बहुजन मुद्दे हैं, उस पर चुप हुई हैं, तब से जितना मुखर हुए हैं उनसे एक जुड़ाव है। लेकिन वो उनको वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। नगीना से जरूर वो चुनाव जीत कर आए हैं। और देखिए, एक पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, चाहे वो वैचारिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक मतलब जुगाड़ करना होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। मान्यवर कांसीराम ने साइकिल यात्रा से शुरू की थी, पुणे के एक लैब में थे वो, वहां से आए, जबकि रहने वाले होशियारपुर के थे, पंजाब के थे।
और पंजाब से पुणे, पुणे से यूपी को उन्होंने कर्मस्थली बनाया, अपनी लेबोरेटरी बनाया बहुजन पॉलिटिक्स की। और उन्होंने उसको एक एक मतलब जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना है वो 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन के दिन 1984 में किया। और 3 से 13 फिर उसके बाद वो सत्ता में आए, फिर उसके बाद लगातार सत्ता में रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक विजन की जरूरत है। उतना वो जो एक मूवमेंट को वो एक तरह से एक मूर्त रूप दे पाए थे, उतना प्रयास करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित तौर पर, और जो उनकी सरकार बनी थी उसमें ध्यान दीजिएगा, जो उनके कोर वोटर्स हुआ करते थे वो गैर जाटव दलित और मुसलमान और ओबीसी हुआ करते थे। अभी ये बात सही है कि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिटके हैं, और जैसे भी वो इधर उधर हुए हैं। लेकिन अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस मजबूत है, नहीं भूलना है इसको, 6 सीटें जीती है उसने, ऐसे ही नहीं जीती है, क्योंकि ये लोग मतलब बीजेपी को नहीं चाहते हैं। और चलिए, उम्मीद है अब देखते हैं कि किस चीज़ें जो हैं वो किस टर्नआउट से लेती हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।